हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी टीचर एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीटेट और रीट के एग्जाम्स में बार बार आ चुके हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो मिलेगा ताकि इससे और भी आपका जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिलेगा। सो अच्छे से वीडियो को पूरा होने तक देख ले। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले या क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन से चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं, भाषा। आपको यहाँ पूछा है कि चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे पहले तो जान लो कि चिंतन क्या होता है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो अपना चिंतन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जब आप सीटेट या रीट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो एग्ज़ाम देना ये एक आपके सामने समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिए आपका चिंतन स्टार्ट होता है कि किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा ये एग्ज़ाम पास होगा। मतलब कि समस्या आ गई आपके सामने तो आपके चिंतन करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है चित्र। जब आपके सामने कोई चित्र दिखाई दे तो वहाँ आपका चिंतन शुरू होता है, राइट है। जब आपके सामने कोई साइन या सिंबल दिखाई दे तब भी आपका चिंतन शुरू हो जाता है। जब आपके सामने कोई भाषा में यानी लैंग्वेज में बोले तब भी आपका चिंतन शुरू हो जाता है। लेकिन बचा एक जो है मांसपेशीय क्रियाएं हैं, जो हमारी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ है, इसमें चिंतन शुरू नहीं होता है। यानी आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रक्रिया में, चिंतन प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो मांसपेशीय क्रियाएं जो है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन से किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता हो। देखिए, सबसे पहले तो समझिए ये नैतिक तर्कना क्या होता है। मॉरल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। तो लॉरेंस कॉलबर्ग का एक सिद्धांत था, उसके अंदर 2 कंसेप्ट उन्होंने बताए थे। एक तो था मॉरल डिलेमा और दूसरा था मॉरल रीजनिंग। तो इसमें हमें मॉरल रीजनिंग क्या होता है ये देखना। इसका मतलब है या तो सही को सही कहो या तो गलत को गलत, दोनों में से आपको एक चुनना पड़ता है। किसी एक को चुनना इसमें है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे कि कोई भी अगर काम आप कर रहे हो, आपको आंसर लिखना है, समझो आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देते वक्त आपको पता नहीं चल रहा है कि या तो सही ऑप्शन आपको चुनना है या गलत ऑप्शन चुनना है, तो दोनों में से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जिस प्रकार से काम करने का तरीका है उसको ही आपकी नैतिक तर्कना कहा जाता है। यानी ऑप्शंस की ओर चलते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम यानी फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कार्य का जो भौतिक परिणाम है वो इंसान की अच्छाई या बुराई यानी सही या गलत के कार्य पर आधारित होता है या निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ यमम व म यमम न, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, म के बाद न आता है। फ यमम म सॉरी व म यमन न अक्षरों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। ऑप्शन से अवधान केंद्रन की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, इनमें से सभी। देखिए, तो यहाँ पूछा है कि फ एवं म एवं न अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है बच्चा, यानी अधिगम की डिसेबिलिटी है, तो वो किससे संबंधित है? तो अब हम देखते हैं कि ये एबिलिटी जो है बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी बच्चा जो है प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन में कठिनाई उसको आ रही है। ये परसेप्शन का क्या मतलब होता है? समझो आपने बच्चे को बोला कि ये 100 है तो इसको पढ़ लो, तो बच्चे ने पढ़ा वॉज, 100 के बदले बच्चे ने क्या पढ़ा? वॉज। जब अगर आपने बच्चे को दे दिया 12 दे दिया तो बच्चे ने पढ़ा 21। यानी हर चीज़ को जब वो उल्टा पढ़ता है तो ये हो गया उसका परसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना स्ट्रेटजीज कार्य करेगी? तो देखिए, जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसके लिए कौन सी रचना जो कार्य करेगी? ऑप्शन से कार्यों को मूर्त रूप से समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना,
स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। देखिए सबसे पहले तो समझो पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी भी रचना। पिछड़े बालक मानसिक रूप से, ये मत भूलना, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उनको कौन सी चीज़ें दिखाओगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं हम अभी। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, यही यानी कॉन्क्रीटली आप उनको दिखा दोगे कोई चीज़ को तो वो अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा जो है मानसिक रूप से पीड़ित है, यानी वो मानसिक डिसेबिलिटी उसके अंदर है, इसलिए कोई भी चीज़ों को आप अगर उसको डायरेक्टली दिखाओगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। कार्यों को मूर्त रूप से समझाना इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च में ऑप्शन है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। देखिए अभी फिर से क्वेश्चन आप एक बार, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, एक्शन रिसर्च जिसको कहा जाता है। समझो अगर स्कूल में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई या समस्या आई तो समस्या को आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक साइंटिफिक तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। ये हो गया एक्शन रिसर्च, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से स्टडी करेंगे और उस समस्या को सुधारेंगे, यही हो गया आपका एक्शन रिसर्च। अभी चलते हैं ऑप्शंस की ओर। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जो, यानी एक संतुलित पर्सनैलिटी किसको कहा है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इसको, ये बहुत बार टेट की सीटेट और रीट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और वापस इस पे 1 या 2 नंबर तो बिल्कुल आ जाएंगे। ऑप्शन है ईदम एवं परमहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ईदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम यानी स्ट्रॉन्ग ईगो को बनाया जाता है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये ईड और ईगो क्या होता है, ईड और ईगो क्या होता है। तो देखिए ईड का मतलब होता है, सबसे पहले समझ लो ईड जो है ये ईड है, ठीक है, ईड का मतलब है बुरा, ठीक है। अब चलते हैं हम सुपर ईगो की तरफ। ये सुपर ईगो यानी अच्छा। थर्ड वन है ईगो, सिर्फ ईगो जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये ईगो जो है, ईगो को कहते हैं दोनों के बीच का संतुलन, यानी बुरा, ईड यानी बुरा, ई सुपर ईगो यानी अच्छा, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वो हो गया आपका ईगो। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, समझो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूंगी कि एक बंदा है और उसको पेपर लीक करना है, आपका जो ये रीट या सीटेट का एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक करना है, तो फिर वो क्या हो गया, ईड हो गया, ईदम हो गया। अगर उस बंदे ने सोचा कि नहीं भाई अभी पेपर हमें लीक नहीं करना है, ये गलत बात है, तो ये हो गया आपका सुपर ईगो। क्या हो गया, ये सुपर ईगो। अगर उस बंदे ने सोचा, एक बार उसका मन कहता है कि पेपर को लीक करना है और एक बार कहता है कि पेपर को लीक नहीं करना है, अगर पेपर को लीक करोगे तो उसके परिणाम के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई तुझे अटैक हो जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो भी है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह, यानी ये हो गया उसके बीच का संतुलन। तो यहाँ क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक संतुलित व्यक्तित्व पर्सनैलिटी किसको कहा जाता है, तो ये एक मजबूत अहम यानी स्ट्रॉन्ग ईगो को बनाया जाता है। मजबूत पर्सनैलिटी दैट इज मजबूत अहम यानी स्ट्रॉन्ग ईगो को ही व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी जो है संतुलित कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। देखिए 2009 का अधिकार जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, उसके अंतर्गत कोई भी अध्यापक को कौन सा काम नहीं कराया जाता। तो देखो 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना ये तो शिक्षकों को कराई जाती है। आपदा राहत कार्य में हाँ ये भी कराया जाता है, आपदा में
तब भी टीचरों को हेल्प के लिए बुलाया जाता है या उनके कार्य को लिया जाता है। चुनाव संबंधी कार्य में, हाँ, इसमें भी टीचर का हेल्प होता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम, इसमें टीचरों की हेल्प होती है क्या, या टीचरों को कोई काम दिया जाता है? नहीं। तो यही काम जो है नहीं लगाया जाता है, अध्यापकों को कौन सा काम नहीं लगाया जाता? पल्स पोलियो के कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनको नॉर्मल कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिसको ही हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाएंगे। ये समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो जैसे भी हो, डिसेबिलिटी वाले हो या प्रतिभाशाली हो या सिंपल विद्यार्थी हो, सारे विद्यार्थी किस में आएंगे? समावेशी शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? देखो, शिक्षण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कल भी है, शिक्षण अनुवेशन यानी इंस्ट्रक्शन है। देखो, सबसे पहले तो समझ लो, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। यस, शिक्षण में तो सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक या अनौपचारिक है? हाँ, शिक्षण औपचारिक भी है, जो आप घर विद्यालय के बाहर भी ले सकते हो, विद्यालय में भी ले सकते हो, यानी दोनों है। शिक्षण विज्ञान के साथ कल भी है। अगर हम आज शिक्षण ले रहे हैं तो वो विज्ञान के साथ हमारा कल बन जाएगा, ये भी सही है। शिक्षण एक इंस्ट्रक्शन है। क्या शिक्षण एक इंस्ट्रक्शन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो शिक्षण एक इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुधारा गया? ऑप्शन से, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, विद्यालयी शिक्षकों की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10 की परीक्षा जो है ऐच्छिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्टि किया जा सके। ऑप्शन से, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। सबसे पहले तो समझ लो कि ये अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन यानी समायोजन क्या होता है? तो समायोजन को देखने के लिए देखो, आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हैं कि किस परिस्थितियों में अनुकूल करके उसमें क्या होता है ताकि वो संतुष्ट किया जाए। तो किसको संतुष्ट किया जा सके? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, इसको ही सर देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि रीट एग्ज़ाम, आपको समझो एग्जाम्पल के लिए रीट एग्ज़ाम आपको पास करना है। आप सिर्फ पास ही नहीं करना है, तो आपको 120 प्लस नंबर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? खुद को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करते हैं। हम अनुकूलन कर रहे हैं ताकि हमें आवश्यकता को संतुष्टि, हमारी आवश्यकता क्या है कि एग्ज़ाम में पास करना है और 120 प्लस लेके आना है। तो ये हो गई हमारी नीड, ये हो गई हमारी आवश्यकता। आवश्यकताओं को अनुकूल परिस्थितियों में, विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों में क्या करना है? हमें संतुष्ट करने के लिए हमारी आवश्यकताओं को अनुकूल करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको पढ़ने में कठिनाई हो जाता है, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इनमें से कोई नहीं। ये वाले क्वेश्चन पक्का 1 या 2 मार्क के लिए फिक्स रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ समझ लो, एक अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको पढ़ने में कठिनाई, पहले तो इसका आंसर जान लो। पढ़ने में कठिनाई जिसको होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, यानी पठन में। मान लो आपने बच्चे को क्या दिया, बच्चे को स्वाप बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वो क्या पढ़ेगा? वॉज पढ़ेगा। ठीक है, ये हो गई पढ़ने में कठिनाई। दूसरा हो गया ना, पठन में जिस कठिनाई अगर बच्चे को होने लगेगी उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। सेकंड नंबर है डिसग्राफिया, बच्चे को जब लिखने में परेशानी हो। समझो बच्चे को आपने 12 लिखने के लिए दे दिया, तो बच्चे ने क्या लिखा? 21 लिखा। तो ये हो गई लिखने में कठिनाई, तो इसको बोलते हैं हम डिसग्राफिया। नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया, जब आपने बच्चे को कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने दे दिया और गणित संबंधी जो भी उसके कैलकुलेशंस वगैरह है, इस एबिलिटी को कहा जाता है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेशन से ही आप जान सकते हो, इस ट्रिक को आप याद रखना कि डिसकैल्कुलिया का मतलब होता है गणित संबंधी कठिनाइयाँ।
डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी आपको ग्राफ निकालना पड़ता है, ग्राफ यानी लिखने में आता है, तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। डिसलेक्सिया यानी पठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव व्यक्तित्व बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव व्यक्तित्व बर्फ की बड़ी चट्टान है। अभी इसमें से कौन सा सिद्धांत है हमें देखना है। ऑप्शन है गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, टाइप थ्योरी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है अब हम देखेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने इसमें मन का विश्लेषण किया था, यानी अपने माइंड का विश्लेषण किया था, उसको ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड ने चेतन के 3 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए? 3 प्रकार दिए हैं। तो कौन कौन से चेतन है देखो, एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसको हम चेतन। सेकंड है अर्धचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन। और थर्ड नंबर का है अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। तो समझ लो, सबसे पहले है चेतन मन। चेतन मन किसको कहा जाता है? जब प्रेजेंट विचारों से संबंधित होता है। जो चेतन मन है ना, आज के अभी प्रेजेंट विचारों से संबंधित होता है। और जब अर्धचेतन क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। याद करने से कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, ये हो गया अर्धचेतन। यानी अगर आपको आधा याद आ गया, अगर कोई चीज़ आप याद कर रहे हो, मान लो कि आपको कुछ याद करना है, एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम में कुछ चीज़ें आप याद कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे करके पूरा याद आ जाएगा, ये हो गया अर्धचेतन मन। अब बचा अचेतन। अचेतन को क्या कहा जाता है? अनकॉन्शियस माइंड। तो ये अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कितनी भी चीज़ें आप एग्जाम में समझो, आपको पूछा गया कि सिगमंड फ्राइड के बारे में आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एग्जाम में आपको ये आ गया क्वेश्चन, तब आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। यानी सिगमंड फ्राइड के ऊपर जब पढ़ लिया हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे? उसको बिल्कुल याद नहीं आएगा, आपको कोई भी चीज़ की याद नहीं रहेगी। यानी ये हो गया अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड। इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था, साइको एनालिटिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष का बच्चा, यानी ये बच्चा अभी अभी स्टार्ट किया है, 6 से 10 वर्ष का बच्चा अभी अभी स्टार्ट किया स्कूल में जाना, तो वो बच्चा क्या सोचेगा? वो किससे प्रारंभ करेगा? उसकी रुचि किससे होगी? धर्म में होगी? नहीं होगी बिल्कुल भी। मानव के ह्यूमन बॉडी में होगी? नहीं होगी। या यौन संबंध में होगी? नहीं होगी। तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा उसकी रुचि रहेगी। जो सबसे छोटा बच्चा जो होता है, जब एंट्री करता है स्कूल में, यानी 6 से 10 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, विद्यालय में यानी स्कूल में रुचि लेना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। अभी हमने इसके बारे में एक क्वेश्चन देखा था। ऑप्शन है समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विघ्न। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको समझ लेते हैं। समावेश का मतलब होता है एसिमिलेशन, जिसको हम समावेशन भी कहा जाता है। समायोजन है ना अकोमोडेशन। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है भी हमें देखना है। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन जो होता है, ये जो होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, ठीक है। बच्चे को समझो, मान लो आपने बोला कि एक डॉग है, तो डॉग के बारे में आपने बच्चे को पूछा, बच्चे को पता चल गया कि भाई इसको देखो कि 4 पैर है, 2 कान है, 2 आँख है। कुछ दिन बाद फिर आपने ब्लैक डॉग देखा, फिर कुछ दिन बाद आपने वाइट डॉग देखा, उसको समझ आया कि डॉग के कलर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों के फीचर एक है। ये हो गया एसिमिलेशन।
यानी पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, ये क्या हो गया? एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन किसको कहा जाता है? मान लो कि आपने जो पूर्व ज्ञान लिया है, पूर्व ज्ञान को आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके आपको वातावरण के साथ तालमेल करना है, वो हो गया आपका अकोमोडेशन। बच्चे को पता चला है कि डॉग है, डॉग के बारे में उसको मालूम है कि भाई डॉग के 2 पैर है, सॉरी 4 पैर हैं, 2 आँख है, 2 कान है, और उसका कलर जो है ब्लैक है। बाद में उसने वाइट देखा तो उसको पता चला कि ये सेम वैसा ही है। फिर कुछ दिन बाद आप अगर उसको मॉडिफाई करोगे, उसके सामने बच्चे के अगर बिल्ली लाओगे, बिल्ली को वो देखता है, बिल्ली के भी 4 पाँव हैं, बिल्ली के भी 2 आँख है, लेकिन वो वैसा है, लेकिन उसके फीचर्स जो है उस तरीके के हैं, लेकिन वो डॉग है क्या? नहीं है। इसलिए जब पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल किया जाता है, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। अभी संतुलन किसको कहा जाता है? इसको साधारण तरीके से देखो, साम्य धारण के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुराने और नए धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन किया जाता है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। नेक्स्ट ज्ञान विघ्न, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। पुराने और नयों के बीच जब संतुलन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको आंसर बताया, इसको कहा जाता है